नमस्कार साथियों, एग्रीएंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना चैप्टर है दलहनी फसलें, पल्सेस क्रॉप। इससे पहले अपने अनाज वाली फसलें पढ़ी थी, सीरियल क्रॉप्स। आज पढ़ रहे हैं पल्सेस यानी दलहनी फसलें। कौन कौन सी दलहनी फसलें हैं आपके सिलेबस में, उन सभी फसलों का जो आपके सिलेबस में है कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त प्रवेश परीक्षा में, उनका अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे इनका अध्ययन करते हैं। तो आइए साथियों, आज का चैप्टर शुरू करते हैं। दलहनी फसलें, दलहनी फसलें यानी पल्सेस क्रॉप, PULSES, पल्सेस, जिनकी दाल बनाई जाती है। नाम से लग रहा है दलहनी फसलें। इनके बारे में क्या होता है, पल्स यानी दाल और पल्सेस यानी दलहनी फसलें। पल्स फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका पोटेज या पोरिज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दाल। पल्स शब्द जो दलहनी फसलों में होता है, पल्स फ्रेंच भाषा के पोटेज या पोरिज शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दाल। लेग्यूम यानी दलहनी फसलें अधिकांशतः लेग्यूमिनेसी होती है। ऐसा नहीं है कि केवल दलहनी लेग्यूमिनेसी होती है, दलहनी के अलावा भी फसलें लेग्यूमिनेसी हो सकती है, लेकिन दलहनी फसलें में जो लेग्यूमिनेसी होती है, तो लेग्यूम होता है वो लैटिन भाषा का शब्द लेगिन से बना है, जिसका अर्थ फली या पोड। तो दलहनी फसलें यानी पल्सेज, पल्स यानी दाल, पल्सेज यानी दलहनी फसलें। पल्स शब्द फ्रेंच भाषा के पोटेज या पोरिज से बना है, जिसका अर्थ दाल होता है। लेग्यूम शब्द लैटिन भाषा के लेगिन से बना है, जिसका अर्थ फली या पोड है। दाल वाली फसलों का राजा चना को बोलते हैं, यानी किंग ऑफ पल्सेज, किंग ऑफ पल्सेज यानी पल्सेज का राजा, किंग ऑफ पल्सेज किसको बोलते हैं, चना यानी ग्राम की फसल, चने की चना को किंग ऑफ पल्सेज यानी दाल वाली फसलों का राजा बोलते हैं। जो दाल उत्पादन है पल्सेज है, भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान है। यानी सर्वाधिक दलहन उत्पादन, दाल उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, दूसरा स्थान अपने राजस्थान का है। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक दलहन उत्पादन कहाँ होता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में होता है। चना उत्पादन मध्य प्रदेश MP में ज्यादा होता है। अरहर उत्पादन महाराष्ट्र में ज्यादा होता है। मूंग उत्पादन राजस्थान नागौर प्रसिद्ध है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च यानी भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में। लेग्यूमिनेसी पौधों में राइजोबियम पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी जो फसलें होती है विशेष रूप से जिसे दाल वाली फसलें, इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। प्रत्येक फसल में अलग अलग राइजोबियम की प्रजाति पाई जाती है। तो जैसे अपन ने जो जैव उर्वरक वाला चैप्टर पढ़ा था, उस जैव उर्वरक वाले चैप्टर के अंदर अपन ने स्पेशली विस्तार से अध्ययन किया था कि कौन कौन से राइजोबियम है। तो सोयाबीन में कौन सा होता है, मूंग में कौन सा होता है, उड़द में कौन सा होता है, किसी तिलहनी फसल जैसे कि मूंगफली में कौन सा होता है, जैसे दलहनी चौला में कौन सा होता है। तो प्रत्येक के अपने अलग अलग एग्जाम्पल पढ़े थे। तो ये राइजोबियम होते हैं, दलहनी लेग्यूमिनेसी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो दाल वाली फसलों का राजा चना है। दाल उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश में, सेकेंड नंबर पर राजस्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक नागौर है। चना उत्पादन मध्य प्रदेश में अधिक है। अरहर उत्पादन महाराष्ट्र में अधिक है। मूंग उत्पादन राजस्थान नागौर में का प्रसिद्ध है। IIPR भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में है। लेग्यूमिनेसी पौधों में राइजोबियम पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट यानी दलहनी जो फसलें होती है उनमें औसतन एवरेज 60% के लगभग कार्बोहाइड्रेट होता है। कितना होता है कार्बोहाइड्रेट, कितना होता है कार्बोहाइड्रेट, कितना होता है 60% एवरेज सभी दाल वाली फसलों में। अब होती है प्रोटीन कितनी होती है, तो प्रोटीन चना में होती है 21.2% यानी लमसम 21 या 21%। मटर में, मटर यानी पी, मटर में कितनी होती है 22.4। चौला यानी काउपी, चौला में कितनी होती है 23.4। उड़द 24, मूंग यानी ग्रीन ग्राम 25, मसूर में 25, अरहर में 21 से 25। तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन पूछी जाए तो सामान्यतः दलहनी फसलों में औसतन 60% यानी 60% कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन अलग अलग प्रकार परसेंटेज में होती है।
प्रोटीन चना में 21.2 यानी 21%, मटर में 22.4, चौला में 23.5, उड़द में 24, मूंग में 25, मसूर में 25, अरहर में 21 से 25। अब है अंकुरण कैसा होता है। हालांकि अपने जो बीज वाली चैप्टर पढ़ा था उसमें अच्छे से पढ़ा था, अंकुरण दो प्रकार का होता है, इपीजियल व हाइपोजियल। तो दालों में कैसा अंकुरण होता है, खरीफ की दालों में इपीजियल होता है और रबी की दालों में हाइपोजियल होता है। ठीक है, याद रह जाएगा क्योंकि आपको पता रहेगा खरीफ की दाल कौन सी है, रबी की दाल कौन सी है। लेकिन कुछ अपवाद है, खरीफ की दालों में इपीजियल प्रकार का अंकुरण जर्मिनेशन होता है, लेकिन अपवाद है अरहर, जिसमें खरीफ की दाल होते हुए भी हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण है। रबी में हाइपोजियल होता है, लेकिन अपवाद कौन सा है, राजमा। यानी अपवाद का मतलब इसमें उल्टा है, यानी अरहर खरीफ की दाल होते हुए भी इसमें इपीजियल नहीं होकर हाइपोजियल है। तो खरीफ की दालों में इपीजियल अपवाद है अरहर और रबी की दालों में हाइपोजियल अपवाद है राजमा। 2n यानी गुणसूत्रों की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो खरीफ की दालें होती है उसमें 22 होता है, रबी की दालों में 14 होता है। रबी की दालों में 14 और खरीफ की दालों में, यानी जो खरीफ की दाल की फसल है जितनी होती है उसमें 22 और रबी की दालों में 14 यानी 14। लेकिन अपवाद है, खरीफ की दाल में 22 होता है, लेकिन हॉर्स ग्राम कुल्थी बोलते हैं उसमें 24 होता है, क्योंकि 22 होना चाहिए, कितना है 24, तो ये इसका अपवाद है। रबी की दालों में 14 होता है, लेकिन काबुली चना में 16 होता है। ये रबी की दाल होते हुए भी 14 नहीं होकर 16 है, चना में नहीं, काबुली चना में, तो ये इसका अपवाद हुआ। तो अंकुरण हो गया इपीजियल हाइपोजियल, खरीफ की दालों में इपीजियल, रबी की दालों में हाइपोजियल। 2n क्रोमोसोम खरीफ में 22 और रबी की दालों में 14, ये दोनों अपवाद हो गए। अधिकतम वर्षा सहनशील कौन सी दलहनी फसल है, चौला। यानी ये चौला क्या होता है, अपने पत्ते चौड़े होते हैं, जमीन पर आच्छादित कर देती है, अधिक बरसात को सहनशील करती है तथा मृदा अपरदन को भी रोकती है, यानी कवर क्रॉप भी है। लथाइरस ओडीएपी जहरीला पदार्थ पाया जाता है जिसे खाना संभव नहीं है। ये जो ओडीएपी पाई जाता है ये इसके लिए किस्म आती है बायो L212, जिसका रतन नाम है, इसमें यह पदार्थ नहीं पाया जाता है। अब ये तो अपन ने पढ़ा था दलहनी फसलों का बेसिक परिचय। अब एक एक करके दलहनी फसलें पढ़ते हैं। पहली फसल पढ़ते हैं मूंग यानी ग्रीन ग्राम यानी मंग बीन। मंग बीन, मूंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन ग्राम, मंग बीन, मूंग ग्रीन ग्राम या मंग बीन। सबसे पहले किसी भी फसल में अपन पढ़ते हैं उसका वैज्ञानिक नाम। तो मूंग का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, विग्ना रेडिएटा या फेजियोलस ऑरेंज, विग्ना रेडिएटा। कुल लेग्यूमिनेसी या पेपिलियोनेसी यानी इसका सबकुल है, उपकुल है। उत्पत्ति स्थान कहाँ है, भारत में। विश्व में सर्वाधिक कहाँ होती है मूंग, ज्यादा भारत में। भारत में ज्यादा कहाँ होती है, राजस्थान में। राजस्थान में ज्यादा कहाँ होती है, नागौर में। यानी मूंग के तो अपने किंग है। 2n यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 22। हालांकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, खरीफ की दालों में कितनी होती है, 22, रबी में 14, तो ये खरीफ की दाल है तो 22। परागण यानी पोलिनेशन कैसा होता है, सौ परागण होता है। कौन सा होता है, सौ परागण यानी सेल्फ पोलिनेशन, SP। पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, रेसिम। फल का प्रकार क्या है, पोड। यानी पोड का मतलब होता है जिसमें फलियां बनती है। तो अधिकांश तो जो ये दाल वाली फसलें इसमें पोड ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें फलियां बनती है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान का है, कानपुर में। मूंग के जो अंकुरित बीज होते हैं उसमें एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। यानी मूंग के जो अंकुरित बीज होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। अंकुरण का प्रकार इपीजियल। क्यों, मूंग क्या है, खरीफ की दाल। तो अपन एक ट्रिक पढ़ी थी, खरीफ की दालों में इपीजियल, रबी की दालों में हाइपोजियल। तो खरीफ की दाल है तो अंकुरण कौन सा हुआ, इपीजियल। तो परागण, स्वपरागण, पुष्पक्रम, रेसिम, फल का प्रकार पोड यानी फली, पोड या फली, क्योंकि इसमें मूंग में क्या होती है, फलियां बनती है। फल का प्रकार पोड या फली। IIPR यानी भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान का है, कानपुर में। अंकुरित बीज जो मूंग के होते हैं उनमें एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। अंकुरण का प्रकार क्या है, इपीजियल। मूंग में एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है, अभी पढ़ा था। डाइकोट यानी द्विबीजपत्री। सामान्यतः सभी जो दालें होती है वो द्विबीजपत्री यानी बीज पत्र के दो भागों में, बीज को बराबर दो बीज पत्रों में बांटा जा सकता है, तो इसलिए डाइकोट या द्विबीजपत्री होते हैं।
मूंग में 25% प्रोटीन होती है और 60% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो दलहन में सभी में 60% कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन भी अपन अध्ययन कर चुके हैं फसल वाइज। तो मूंग में प्रोटीन कितनी होती है 25 यानी 25%। परीक्षण भार यानी टेस्ट वेट क्या होता है TW। टेस्ट वेट कितना है यानी 1000 दानों का वजन 34 से 36 यानी 34 से 36 ग्राम। अब है जलवायु, मूंग की जलवायु कैसी है। तो जलवायु अपन को पता है 2 शब्दों में से लेते हैं, गर्म व ठंडा में से एक शब्द लेते हैं, शुष्क व आर्द्र में से एक शब्द लेते हैं। तो गर्म व ठंडा खरीफ की फसल है, जलवायु क्या होगी गर्म यानी हॉट। शुष्क इसलिए कि इसमें विशेष पानी की आवश्यकता नहीं होती है, शुष्क एरिया में खेती होती है। तो मूंग में एस्कॉर्बिक भी पाया जाता है। मूंग डाइकोट द्विबीजपत्री यानी सभी दालें द्विबीजपत्री होती है। मूंग में 25% प्रोटीन व 60% कार्बोहाइड्रेट होता है। परीक्षण भार 34 से 36 ग्राम। जलवायु यानी क्लाइमेट गर्म व शुष्क। आगे है सोविंग यानी बुआई या सोविंग। तो सोविंग में हर फसल में अपन क्या अध्ययन करते हैं कि किसी फसल की बुआई कब करते हैं, कितना बीज दर काम में लेते हैं और कितनी स्पेसिंग यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है। तो बुआई का समय खरीफ की फसल है तो 15 जून से 15 जुलाई सामान्य बात है, ऑनसेट ऑफ मानसून के आने पर। लेकिन जायद में यदि बुआई करते हैं तो 15 फरवरी से 15 मार्च के रूप में करते हैं। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में इसकी रबी में भी बुआई की जाती है। तो समय बुआई 15 जून से 15 जुलाई, जायद में 15 फरवरी से 15 मार्च और आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में रबी में बुआई करते हैं। अब कब बुआई करते हैं, बुआई समय का अध्ययन कर लिया। कितना बीज काम में लेते हैं यानी बीज दर यानी सीड रेट यानी प्रति हेक्टर कितना बीज काम में लेते हैं। सीड रेट क्या है, बीज दर को बोलते हैं सीड रेट। तो मूंग की बीज दर 15 से 20 किलो प्रति हेक्टर काम में लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, काफी बार एग्जाम में आया है। मिश्रित फसल साधारण बुआई करते हैं तो 15 से 20 किलो, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछें कि मूंग की फसल को मिश्रित फसल के साथ में दूसरी फसल के साथ बुआई की जाती है तो उसकी बीज दर इसके आधी हो जाएगी यानी 8 से 10 किलो प्रति हेक्टर। तो क्वेश्चन को ध्यान से रखने, घुमा के पूछ लेते हैं कि मूंग की बीज दर क्या है तो 15 से 20 किलो, लेकिन मिश्रित फसल में मिक्स जो क्रॉपिंग के अंदर किसी फसल के साथ उगाते हैं तो उसकी सीड रेट हो जाती है 8 से 10 किलो यानी लगभग इससे आधी प्रति हेक्टर। स्पेसिंग यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं 30 गुणा 10 सेंटीमीटर यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी और ये पौधे से पौधे की दूरी। अब एक किस्में या वेराइटीज यानी मूंग की फसल की कौन कौन सी किस्में प्रसिद्ध हैं जो एग्जाम में आने लायक है। GM4, IPM 0203 ये किस्म अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलित है, ये इसमें पीलापन भी कम होता है। GM4, IPM 02-03, SML 668 जो PAU द्वारा विकसित है यानी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा विकसित है। GM4, IPM 0203, SML 668 जो PAU द्वारा विकसित है। MH 421, गंगा 8 जिसको गंगोत्री भी बोलते हैं, पंत मूंग 1-2 ये सीरीज है, पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, के 851 ये अधिकतम उत्पादन क्षमता वाली किस्म थी जिसका मोटा चमकीला दाना होता था, के 851। पूसा बैसाखी जिसको टाइप 44 बोलते हैं, ये जायद में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है। पूसा बैसाखी या टाइप 44 जायद की फसल के लिए उपयुक्त किस्म है। ये जो पूसा बैसाखी है वो जो टाइप 44 है वो टाइप 1 गुणा टाइप 49 के क्रॉस से बनी है। RMG 62, JM 721। तो GM4, IPM 0203, SML 668 जो PAU द्वारा विकसित किस्म है। MH 421, गंगा 8, पंत मूंग 1-2, के 851 जो अधिकतम उत्पादन क्षमता वाली किस्म मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूसा बैसाखी टाइप 44 जो जायद की फसल के लिए उपयुक्त है, जो टाइप 1 गुणा टाइप 49 यानी 49 के क्रॉस से बनी है। RMG 62, JM 721। इसके अलावा मूंग की उत्परिवर्तित किस्म यानी म्यूटेंट वेराइटी, मूंग की म्यूटेंट वेराइटी उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, दूलिया। इसके अलावा किस्में T1, हाइब्रिड 45, बिला, सुनैना, मोहिनी जिसको S8 बोलते हैं, वर्षा, ये इसकी अन्य इंपॉर्टेंट किस्में हैं। कौन कौन सी, म्यूटेंट वेराइटी उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है,
दूलिया। इसके अलावा अन्य किस्में T1, हाइब्रिड 45, बिला, सुनैना, मोहिनी और वर्षा। गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग करने के लिए मूंग की पूसा बैसाखी व टाइप 44 किस्में उपयुक्त है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछते भी हैं कि गन्ने यानी शुगर कैन की फसल के साथ यदि मूंग की फसल को बीच में लगाना हो, इंटरक्रॉपिंग यानी बीच में लगाना हो, साथ साथ लगाना हो, तो गन्ने की फसल के साथ मूंग की फसल को लगाना हो तो मूंग की कौन सी दो किस्में उपयुक्त रहेगी? पूसा बैसाखी व टाइप 44। अब एक खरपतवार प्रबंधन यानी वीड मैनेजमेंट। तो किसी फसल में खरपतवार प्रबंधन में क्या करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं? उस फसल के मुख्य खरपतवार कौन से हैं तथा उनका नियंत्रण कौन से खरपतवारनाशी से करते हैं, कितनी मात्रा लेते हैं, वे कब लेते हैं। तो मूंग खरीफ की फसल है, तो खरीफ में होने वाले सभी खरपतवार इसमें पाए जाते हैं। कौन से खरपतवारनाशी काम लेते हैं? या तो फ्लुक्लोरलीन या पेंडामेथालिन। फ्लुक्लोरलीन लेना हो तो 0.75 से 1 kg प्रति हेक्टर, पेंडामेथालिन भी 0.75 से 1 kg प्रति हेक्टर यानी 750 ग्राम से 1 किलो प्रति हेक्टर। फ्लुक्लोरलीन हमेशा लेते हैं बुआई से पूर्व काम में, लेकिन पेंडामेथालिन हमेशा लेते हैं बुआई के बाद व अंकुरण से पहले। इसके अलावा वर्तमान में इमीजा थापर काम लेते हैं 100 ग्राम खड़ी फसल में प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। लेकिन फ्लुक्लोरलीन व पेंडामेथालिन, फ्लुक्लोरलीन 0.75 से 1 kg, पेंडामेथालिन 0.75 से 1 kg प्रति हेक्टर। फ्लुक्लोरलीन लेते हैं बुआई से पूर्व, लेकिन पेंडामेथालिन लेते हैं बुआई के बाद व अंकुरण से पूर्व। अब है सिंचाई प्रबंधन यानी इरिगेशन मैनेजमेंट। किसी फसल में सिंचाई प्रबंधन में यह ध्यान रखा जाता है कि उसकी सिंचाई की कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं हैं। तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें दो ही, किसी एक मूंग की बात नहीं, अधिकांश दलहनी फसलों में दो ही क्रांतिक अवस्थाएं हैं। एक तो पुष्प आने से पूर्व, एक फली बनते समय। तो पुष्प को बोलते हैं फ्लावर, पुष्प आने को बोलते हैं फ्लावरिंग, तो पुष्प आने से पूर्व को बोलते हैं प्री फ्लावरिंग। क्या बोलते हैं? प्री फ्लावरिंग। प्री फ्लावरिंग यानी फ्लावर आने से पहले प्री फ्लावरिंग। दूसरी फली बनते समय, फली को बोलते हैं पोड, तो पोड फॉर्मेशन यानी फली बनते समय। तो दो क्रांतिक अवस्थाएं होती है, पुष्पन से पूर्व यानी प्री फ्लावरिंग, दूसरी फली बनते समय यानी पोड फॉर्मेशन। इसके अलावा फर्टिलाइजर प्रबंधन मैनेजमेंट यानी उर्वरक प्रबंधन यानी किस फसल में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देते हैं। मूंग की फसल में 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, जबकि फास्फोरस 30 किलोग्राम देते हैं। देखो नाइट्रोजन कम व फास्फोरस अधिक, क्योंकि दलहनी जो लेग्यूमिनेसी की फसलें होती है उनकी जड़ों में राइजोबियम होता है, इसलिए उनमें नाइट्रोजन की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। अब है बीमारियां यानी मूंग की फसल में कौन कौन सी डिजीज होती है। तो आइए चर्चा करते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको टू द पॉइंट याद रखना है। ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि चारकोल रोड का वर्णन करो, ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी मूंग की बीमारी है या किस फसल की है तो वो किससे होती है, कवक से होती है या जीवाणु से होती है, सूत्रकृमि से होती है, किससे होती है, वो होती है। तो उसका कौन सा रोग कारक है, उस रोग कारक का नाम क्या है, कोई स्पेशल उसमें क्वेश्चन क्या बनता है। तो बीमारियों में पहली है चारकोल रोड। ये एक कवक जनित रोग है। क्या है? कवक। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कवक है या किससे जनित है। कौन से कवक से? मैक्रोफोमिना फेजियोली नाम के कवक से। तो चारकोल रोग एक कवक जनित रोग है यानी फंजाई से होने वाली बीमारी है, और वो कौन सा फंजाई है? मैक्रोफोमिना फेजियोली। इसी प्रकार पीत सीरा मोजेक, इसको बोलते हैं येलो वेन मोजेक। येलो यानी पीला, वेन्स यानी सीराएं, मोजेक विषाणु, येलो वेन मोजेक। YVM येलो वेन मोजेक। येलो यानी पीत, वीएन यानी सीरा मोजेक यानी सिराएं पीली पड़ जाती है। ये एक वायरस से होने वाला रोग है यानी विषाणु से होने वाला रोग है। और आपको ये पढ़ा होगा कि कोई भी विषाणु या माइकोप्लाज्मा से होने वाले रोग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वाहक की, वेक्टर की। तो पीत सीरा मोजेक विषाणु जनित रोग है, तो किसकी आवश्यकता होगी? वाहक की। और वाहक कौन है? सफेद मक्खी। यानी पीत सीरा मोजेक का वाहक कौन है? सफेद मक्खी। इसके प्रतिरोधी कुछ किस्में पंत मूंग 3, बसंती यानी इन किस्मों में पीत सीरा मोजेक प्रतिरोधी है यानी पीत सीरा मोजेक रोग का प्रकोप नहीं के बराबर होता है। अगली है पीलिया।
यानी सिंपल पीलापन जो आयरन व सल्फर की कमी से होता है, इसके लिए फेरस सल्फेट 0.1% का छिड़काव करना चाहिए। यानी फसल में सिंपल पीलापन या पीलिया पाया जाता है तो ये आयरन या सल्फर की कमी से होता है और इसके लिए फेरस सल्फेट 0.1% का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट रोगों में जैसे चित्ती जीवाणु रोग और सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग जो सर्कोस्पोरा से होता है, ठीक है। तो चारकोल रोग कवक जनित रोग है, मैक्रोफोमिना फेजियोली से होता है। पीत सीरा मोजेक विषाणु जनित रोग है जिसका वाहक सफेद मक्खी है। पीलिया सामान्यतः आयरन व सल्फर कमी से होता है, फेरस सल्फेट 0.1% छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा चित्ती जीवाणु रोग जो बैक्टीरियल रोग है, जीवाणु से रोग है। सर्कोस्पोरा एक कवक जनित रोग है जो सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा यानी पत्तियों पर सर्कोस्पोरा कवक के कारण धब्बे बन जाते हैं, लीफ स्पॉट बन जाते हैं। अब एक कीट यानी इंसेक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तना मक्खी यानी स्टेम फ्लाई, यूजोफोरा पार्सिएला नाम इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा सफेद मक्खी, तो अपन ने पढ़ा था पीत सीरा मोजेक एक विषाणु जनित रोग है, उसका वह कौन था? सफेद मक्खी। तो सफेद मक्खी मूंग का एक मुख्य कीटों में से है, व्हाइट यानी सफेद, फ्लाई यानी मक्खी। इसका वैज्ञानिक नाम है बेमिसिया टेबेसाई। ये नाम काफी बार पूछते हैं इसलिए इस नाम को इंपॉर्टेंट मान ले आप। अगला है फली छेदक यानी पोड बोरर, यानी फलियों में छेद कर देता है। इसकी जो लट्टें होती है वो क्या करती है? फली में खाती है और फली में छेद कर देती है पोड के अंदर। जैसे ये पोड है मूंग की फली, उसमें यहाँ छेद कर देती है, ऐसे लटक जाती है। तो फली छेदक यानी पोड बोरर, पोड यानी फली, बोरर यानी छेद करना। ये इस कीट का वैज्ञानिक नाम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पोड बग जो रिपोर्टस पेडेस्ट्रिस से नाम इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा लीप हॉपर इम्पोस का कैरी इसका नाम है। ब्लिस्टर बीटल जो उसमें ऐसी पट्टियां पाई जाती है व्हाइट और लाल, व्हाइट और लाल इसकी बॉडी पर, तो ब्लिस्टर बीटल का नाम है माइलाब्रिस पेलेराटा। तो इनमें से कीट में क्या पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा मूंग का कीट है या नहीं है तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो तना मक्खी का नाम है यूजोफेरा पार्सिएला, सफेद मक्खी का नाम है बेमिसिया टेबेसाई जो इंपॉर्टेंट है, फली छेदक यानी पोड बोरर जिसका नाम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है, पोड बग रिपोर्टस पेडेस्ट्रिस है, लीप हॉपर इम्पोस का केरी है, ब्लिस्टर बीटल जिस पर ऐसी धारियां पाई जाती है लाल सफेद वो माइलाब्रिस पेलेराटा नाम है। अब उपज यानी मूंग की उपज कितनी होती है? उपज का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, एवरेजन 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। मूंग की प्रथम किस्म T1 को मानते हैं। किडनी बीन किस फसल को बोलते हैं? राजमा को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिख दिया कि राजमा को हमेशा किडनी बीन बोलते हैं। धन्यवाद साथियों।